अगर आपको फिज़िक्स के सारे फार्मूला क्लियर हैं तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर बिल्कुल आधा हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाउंडेशन फिज़िक्स। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो फिज़िक्स में कंप्लीट फार्मूला रिवीजन चाहते हैं और 10th बोर्ड्स में हैं। तो हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं एक बार फटाफट जान लेते हैं। इस लेक्चर में कंप्लीट 10th बोर्ड्स के लिए फिज़िक्स के फार्मूला का रिवीजन करने वाले हैं हम। केवल और केवल फार्मूला, कोई थ्योरी नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा टॉक नहीं होगा, कंप्लीट बोर्ड ओरिएंटेड रिवीजन होगा, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए है जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत सीरियस है, जो कंप्लीट फिज़िक्स को एक बार में फार्मूला रिवाइज करना चाहते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल में कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को बिना रुके एंड तक ज़रूर देखना, कंप्लीट करना, वन गो में कंप्लीट करना और नोट्स लेकर बैठना है। एक एक फार्मूला खुद से लिखना है, खुद से रिवाइज करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। अगर आप चाहते हो एक कंप्लीट प्रोडक्टिव लेक्चर तो आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके फिज़िक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा फिज़िक्स में कंप्लीट 10th क्लास में फिज़िक्स में कंप्लीट 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका लाइट है, फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, देन इलेक्ट्रिसिटी है, देन मैग्नेटिज्म है। अब थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो इन चारों चैप्टर्स के लिए। आपका जो लाइट चैप्टर है ये कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इससे न्यूमेरिकल सवाल ज़्यादा आते हैं। इसमें 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई ये कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं बोर्ड्स के पेपर में। इसमें आपको 2 से 3 नंबर के सवाल देखने के लिए मिलते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका जो है फिज़िक्स के अंदर वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से भी कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। इसमें से आपको 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और नंबर 4 पे है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स वैसा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है इन डिटेल्स, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। ये भी कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें से भी आपको 7 से 8 नंबर के सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर आपके साइंस बुक से चैप्टर नंबर 10 लाइट शुरू करेंगे। इसमें 2 पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं फटाफट मेरे साथ। आप लोग नोट्स बनाएंगे और फॉर्मूला को खुद से लिखेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है, देखो लाइट चैप्टर। और आप सबको पता है लाइट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लाइट चैप्टर में, ठीक है। 9 से 10 मार्क्स बच्चों, 9 से 10 मार्क्स ये कम मार्क्स नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं। मतलब कि आप देख लो चारों चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ से आता है वो ये चैप्टर लाइट, क्योंकि इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। तो सबसे पहले लाइट में पहला फार्मूला क्या है, देखो पहला फार्मूला है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ किसी भी मिरर का या लेंस का हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर तुम अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हो तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला देखिएगा, फार्मूला नंबर 2 मिरर फार्मूला कहते हैं हम लोग इसे। मिरर फार्मूला हमें पता है, हमारे पास कंप्लीट 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स है। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या किसी भी मिरर सर्फेसेस के लिए, प्लेन मिरर्स के लिए भी इवन हमारे पास एक मिरर फार्मूला है जिसमें हम बताते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस। v इज योर इमेज डिस्टेंस और u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। बच्चों ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए या किसी भी मिरर के लिए ट्रू है। ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स, ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। चाहे आपका प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सारे टाइप ऑफ मिरर्स के लिए ये फार्मूला वैलिड है। और इसमें हमें फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन मिलता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशंस। अगर आप साइन कन्वेंशंस और एक चीज़ रे डायग्राम, साइन कन्वेंशंस और रे डायग्राम अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इस चैप्टर में मार्क्स लूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल में कंप्लीट
पकड़ हो, कंप्लीट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो साइन कन्वेंशन के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा क्या, रे डायग्राम। ठीक है, साइन को मैंने सिंग लिख दिया, इसको ठीक कर लो। साइन कन्वेंशंस, कॉन्वेंशंस, ठीक है, कॉन्वेक्शन नहीं, साइन कन्वेंशंस। अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं या पैरामीटर्स हैं, फोकल लेंथ एफ क्या है, एफ फोकल लेंथ है। अगर तुम्हारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर के लिए देख लो, फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। और अगर तुम्हारे पास कॉन्वेक्स है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, बताओ। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी बच्चों, अगर आपका इमेज मिरर से पहले बना, मिरर से पहले बना तो इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब, जब इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहाँ बनेगा, जब मिरर के सामने बनेगा तो इमेज का डिस्टेंस आप लेंगे नेगेटिव। अब कैसे पता चलेगा कि इमेज मिरर के सामने बन रहा है या फिर मिरर मिरर के पीछे बन रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रे डायग्राम। इसीलिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यू यहाँ रखना पड़ता है। तो लाइट चैप्टर में दो चीज़ पक्का कर लो, फॉर्मूला अगर याद है ठीक है, बट उसका रे डायग्राम और साइन कन्वेंशंस दोनों ही याद रखना है। और अगर इमेज आपका मिरर के पीछे बना तो कैसा इमेज बनेगा, पॉजिटिव। इमेज का डिस्टेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। आ जाओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और ये हमेशा नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर से पहले रखते हैं। जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज मिरर के सामने रहेगा तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट भी मिरर के पहले ही होता है हमेशा, इसीलिए नेगेटिव होता है। तो ये था कंप्लीट आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आप समझ लो कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमेशा और हमेशा सारे वैल्यूज़ को साइन के साथ रखेंगे। पुट ऑल द वैल्यूज़ विथ साइन, पुट ऑल दी वैल्यूज, पुट ऑल दी वैल्यूज विथ साइन, साइन के साथ। कहाँ पे, यहाँ पे। मान लो तुम्हें कॉनकेव मिरर दे रखा है तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव रखना। इमेज डिस्टेंस दे रखा है, नेगेटिव में रखना अगर इमेज तुम्हारा मिरर से पहले बना है, और अगर इमेज मिरर के पीछे बन रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमेशा आप मिरर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में रखेंगे। तो ये था मिरर फॉर्मूला। अब आगे देख लो, मिरर फॉर्मूला के बाद आता है एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, फटाफट जिस तरह से मैं आपको फार्मूला करा रहा हूँ, ये फार्मूला एक ही शीट में रखो और अच्छे से 1 घंटे के अंदर ये फार्मूला आप बना लो, और उसके बाद आप एक बार सारे फार्मूला को कंप्लीट करके रिकॉल ज़रूर करना। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। तीसरा फार्मूला हमारा लाइट चैप्टर का, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला। पहला फार्मूला तो है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इमेज हाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक, एक और फार्मूला हमारे पास है मैग्निफिकेशन का, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में। ये होता है v डिवाइडेड बाई u। मैग्निफिकेशन होता है v डिवाइडेड बाई u इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स के केस में यहाँ माइनस भी लगता है। देखो लेंस और मिरर में कन्फ्यूजन होता है, तो पहले हम मिरर का कर रहे हैं। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सारे वैल्यूज को तुम साइन के साथ रखोगे। पुट ऑल द वैल्यूज विथ साइन, पुट ऑल वैल्यूज विथ साइन। जैसे मान लीजिए आप हाइट ऑफ द इमेज को लिख रहे हैं, तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। और हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव भी हो सकता है, कब होगा, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। तो जब तुम देखो इमेज बना,
इमेज कहाँ बना है वो देखना होगा। या तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा या फिर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे वैल्यू और नीचे बन रहा है तो नेगेटिव लेंगे। अब आ जाओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। बच्चों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि तुम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो। ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। अब एक खास बात मैं आपको और बताऊं, यहां से तुम इमेज का नेचर भी बता सकते हो। कैसे? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा इमेज हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इमेज का मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव इमेज आया तो इमेज बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट कब? जब हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आ रहा है। और अगर हाइट ऑफ द इमेज तुम्हारा नेगेटिव आया तो इसमें रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, क्लियर है? तो हाइट ऑफ द इमेज के साइन से हम बता सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा बना। इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट जब इमेज का हाइट पॉजिटिव, जब इमेज का हाइट नेगेटिव इमेज रियल और इन्वर्टेड बना। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन का साइन डिपेंड करता है साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज पे। मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो, देखो ये तो हमेशा नेगेटिव होगा ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन का क्या साइन होने वाला है वो डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द इमेज पे। मान लो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव तब होगा जब हाइट ऑफ द इमेज क्या हो, नेगेटिव हो। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज जब नेगेटिव था तो भी रियल इन्वर्टेड आ रहा था ना। देखिए, अच्छा इसको सेकंड में लिख रहे हैं, पहले पॉजिटिव का कर लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ जाओ, देखो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव, नेचर कैसा, वर्चुअल इरेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव तो मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव, बिकॉज हाइट ऑफ द इमेज क्या था, पॉजिटिव था। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। इसी तरह से मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा, जब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, नेगेटिव। और इस केस में नेचर ऑफ द इमेज क्या बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। बताओ, क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाओ इस फॉर्मूला पे। यहाँ पे भी जो भी वैल्यूज तुम पुट करोगे सारे का सारा वैल्यू यहाँ पर भी आप साइन के साथ पुट करेंगे। इमेज डिस्टेंस, अब मैंने आपको बताया इमेज डिस्टेंस कैसे लेते हैं हम। इससे पहले वाले फॉर्मूला में, मिरर फॉर्मूला मैंने बताया था, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव तभी होगा जब इमेज मिरर के दूसरे साइड पे बना, तब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। और इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर से पहले इमेज बन रहा है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशंस पुट करेंगे। क्लियर है? याद रखना यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा। मिरर में, मिरर फॉर्मूला में प्लस लगता है 1/v + 1/u, और मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस लगता है। अच्छा, एक और बात, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट, मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट। हाइट ऑफ द इमेज को हम मीटर्स में रखेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मीटर्स में रखेंगे। अगर ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में रखना पड़ेगा, और अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो इसे भी सेंटीमीटर्स में रखना पड़ेगा। एंड इसके लिए भी सेम है, अगर इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर्स में रखो, और अगर इमेज डिस्टेंस मीटर्स में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी मीटर्स में रखो। इससे पहले मिरर फार्मूला के अंदर भी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों का वैल्यूज़ एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर तुम फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में रख रहे हो तो बाकी सारे को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके रखना, और अगर फोकल लेंथ मीटर्स में रख रहे हो तो बाकी सारे वैल्यूज़ को भी मीटर्स में कन्वर्ट करके रखना। कन्वर्जन ज़रूरी है, अगर कन्वर्जन गलत हो तो वैल्यू गलत आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला फॉर्मूला जो हमारे पास है, अच्छा देखो, ये जितने फार्मूलाज थे ना, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन, ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन टॉपिक से था। रिफ्लेक्शन टॉपिक में इससे ज़्यादा कोई फार्मूला पढ़ना नहीं है आपको, तो ध्यान क्या रखना है, केवल साइन कन्वेंशंस और ये फार्मूला, साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम याद करके चलना। अब आ जाओ रिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर। रिफ्रैक्शन में फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये हमारा 4th फार्मूला हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का हमें डेंसिटी पता करना होता है तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो डेंसर है या रेयर है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिप्रेजेंट हम n सिंबल से करते हैं, या फिर हम किससे करेंगे, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी लिखते हैं हम, या फिर u से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर म्यू। आइए फॉर्मूला देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अब इसको समझो। आपके पास ये है एक मीडियम है, ऊपर में एयर है और नीचे में कोई मीडियम है, मान लो वाटर है, वाटर या कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ पे जनरल लिख लो मीडियम, मीडियम m, और ये एयर। तो लाइट एयर से वाटर में जा रही है, वी ऑल नो बेंड करेगी लाइट, लाइट का बेंडिंग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए इस वाले मीडियम का, सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो कैसे निकालेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए, मतलब हमें इसका ऑप्टिकल डेंसिटी पता करना है, ये कितना डेंस है या कितना रेयर है वो। ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय, c को हमेशा ऊपर रखना, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसे c कहते हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है ये, c डिवाइडेड बाई, अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकाल रहे हो उसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? मान लो लाइट यहाँ से गया 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ जा रहा है, अब इसके अंदर जब आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर जब लाइट गया तो उसका स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कितना होगा उसे हम कहेंगे v2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v2। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जनरली जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, या फिर ऐसे समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये कम होगा, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, और इस मीडियम को, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, इस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम ये कहलाता है डेंसर मीडियम। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को हम कहते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे एक ही तरह का यूनिट है। ऊपर तुम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मेजर कर रहे हो और नीचे तुम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मेजर कर रहे हो। तो अगर तुम ऊपर वाले क्वांटिटी का यूनिट लिखोगे तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाले क्वांटिटी का भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, इट हैज़ नो यूनिट। याद रखना इस बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। अब एग्जामिनेशन में हमसे क्या करते हैं कि ऊपर वाला मीडियम एयर के अलावा कुछ दूसरा ले लेते हैं और नीचे वाला मीडियम भी एयर के अलावा कुछ और ले लेते हैं। मान लो ऊपर में एयर नहीं है, ऊपर में मीडियम 1 है, मान लीजिए यहाँ पे है मीडियम 1 और नीचे में है मीडियम 2। तो अब इसमें हम सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में किस तरह से कंपेयर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के कंपैरिजन में क्या होगा। तो यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे होता है, यहाँ जो भी रहेगा उसका स्पीड ऑफ लाइट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में रहेगा। तो जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लिख दो,
वेलोसिटी इन मीडियम 1 पलट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल देकर पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए अगर स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में कुछ ये है, तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। या फिर अगर तुमसे कहें कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, दूसरे मीडियम में निकालो, तो आप इसी फॉर्मूला से यूज करके आंसर्स निकाल सकते हो। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें रिलेशन देता है स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अच्छा, एक और फॉर्मूला है हमारे पास। हमें पता है अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका 2 फैक्टर्स चेंज हो जाता है। जितना हमें पढ़ना है उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। 2 फैक्टर्स है जो चेंज करेगा। नंबर 1 फैक्टर क्या है? उसका स्पीड चेंज करेगा। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड चेंज होता है। दूसरा, उसका वेवलेंथ चेंज होता है। लैम्डा को कहते हैं वेवलेंथ। और क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी। ये चेंज नहीं करता, ये सेम रहता है। और हमें पता है इन तीनों क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। V इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो इस फॉर्मूला में अगर ये तुम पुट करोगे तो तुम्हें एक फाइनल वैल्यू मिलेगा। क्या? दैट इज इक्वल टू, दोनों देखो यहाँ पे जब लाइट यहाँ पे थी तो ये था V1 और जब लाइट यहाँ गई तो इसका स्पीड हो गया V2। दिस इज V1 एंड V2। तो जब लाइट यहाँ ट्रेवल करेगी तो इसमें वेवलेंथ क्या होगा? λ1 और इसमें वेवलेंथ क्या होगा? λ2। लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो लाइट जब फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी तो V1 स्पीड से कर रही होगी। सेकंड मीडियम में जाएगी तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा, V2 स्पीड हो जाएगा। तो V1 चेंज करने से लाइट का वेवलेंथ इस मीडियम में चेंज होकर के λ1 हो जाएगा और जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो अगेन वेवलेंथ चेंज होकर के λ2 हो जाएगा। बट क्या सेम रहेगा? दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये हो जाएगा f λ1, ये हो जाएगा f λ2। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल। तो फाइनल फार्मूला जो बनेगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो बनेगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। तो ये कंप्लीट फार्मूला हमें रिलेशन देता है वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, स्पीड ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। बात समझ आई? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक और फार्मूला है, ये बात भी समझ। अच्छा, एक और बात, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर इसी को आप पलट करके लिखोगे फर्स्ट और सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, अगर 2 1 को पलट के 1 2 लिख दोगे तो यहाँ भी सारा नंबर्स को पलटना पड़ेगा। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। और अगर केवल एक मीडियम दिया हो, जैसे यहाँ पे देखो केवल एक ही मीडियम था हमारे पास, ऊपर हमें पता था एयर है, तो सेकंड वाले मीडियम आपको दिया गया और पहला मीडियम एयर हो, वेन एवर द फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करेक्ट? अब यहाँ देखो, मान लो कि तुम्हें फॉर्मूला इस तरह यूज करना है फॉर्मूला इस तरह यूज करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जो पहले नंबर दिख रहा है ना उसको स्पीड ऑफ लाइट में डिनोमिनेटर में लिखो V1 और ऊपर में सेकंड वाला लिखो V2। इसी के टर्म्स में वेवलेंथ चेंज कर दो λ2 बाई λ1। ठीक है? एक और फॉर्मूला देखो, n12 मल्टीप्लाइड बाई n21। अगर तुम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को रख करके सॉल्व करोगे तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो वैल्यू क्या बचेगा? 1। ये होगा वैल्यू। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम आपको निकालना है तो इस वाले फॉर्मूला से आप निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई n21। ये एक फॉर्मूला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी क्या नहीं रहता, इसमें कोई भी यूनिट नहीं रहता। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला पे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना आपका, स्नेल्स लॉ, उसको कर लेते हैं। सेम मीडियम ध्यान रखना, कॉपी में ये मीडियम बना कर रखना। मान लो कि रे ऑफ लाइट तुम्हारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया। फॉर्मूला नंबर 5 इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो मान लीजिए आपके पास ये मीडियम है, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। लाइट रे कुछ ऐसे गई और ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दिस मीडियम इज v1, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज v2। अब मान लो कि यहाँ पे तुम नॉर्मल बना रहे हो, ये नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एंगल से शुरू करो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? n1 इज इक्वल टू, अब नीचे आ जाओ,
नीचे वाले मीडियम में कौन सा एंगल दिख रहा है, साइन आर, साइन लगाकर साइन आर मल्टीप्लाइड बाई नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2। बच्चों इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, ये भी एक सिंपल फॉर्म है स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ का वो जो फॉर्म है ना, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, यहीं से आता है। मैं वो फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखता हूँ बिकॉज कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मीडियम लिया जाए, साइन आई के साथ कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए, या साइन आर के साथ किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए। कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं ये स्ट्रेट वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ये भी बिल्कुल एक स्नेल्स लॉ का ही फॉर्म है। अब देखो ये कैसे स्नेल्स लॉ का फॉर्म है ये भी समझ लो। हमारा स्नेल्स लॉ क्या है, आपने याद रखा होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब जरा यहाँ से देखो, साइन आई, साइन आर को इधर ले आओ, डिवाइडेड बाय साइन आर हो गया, इज इक्वल टू इधर n2 है और इसको ले आओ इधर, डिवाइडेड बाय n1। दैट मीन्स ये भी एक दूसरा फॉर्म है स्नेल्स लॉ का। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला याद रखता हूँ क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा आसान लगता है रिलेट करने में। अब स्नेल्स लॉ में जो एक स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कई बार लोग गलत लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला वैलिड तभी के लिए है जब, ये समझ लो, स्टेटमेंट जो स्नेल्स लॉ का पूछा जाता है या फिर सेकेंड लॉ का, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये जो n2 बाई n1 आया है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको पहला मीडियम कुछ नहीं दिया गया है तो मानकर चलना कि पहले एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कांस्टेंट होता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो क्या ये कांस्टेंट में कुछ लिमिटेशंस है या कुछ कंडीशंस है? हाँ, ये जो फार्मूला कांस्टेंट आ रहा है इसका कंडीशन ये है कि आप जो दो मीडियम के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये दोनों मीडियम एक ही होना चाहिए, अलग अलग मीडियम नहीं होना चाहिए। मान लो तुम यहाँ पे एयर और वाटर मीडियम ले रहे हो या वाटर और ग्लास मीडियम ले रहे हो, तो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और जितना भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा उसमें ऊपर वाला मीडियम ग्लास होना चाहिए और नीचे वाला वाटर, कंप्लीट ग्लास वाटर। ठीक है, ग्लास वाटर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल रहे हो तो उसमें एंगल 30 डिग्री आ रहा है तो ऊपर ग्लास था नीचे वाटर था। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो मीडियम है ना, ऊपर में मान लो ऊपर में वाटर है और नीचे में क्या है, ग्लास। नीचे में क्या है, ग्लास। ठीक, तो ये पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम इसी मीडियम में चेंज करो, कभी 30 डिग्री ले लो, कभी 40 ले लो, कभी 60 ले लो, तो उसके लिए देखना है कि कितना कितना, 30 के लिए आर कितना आया, 40 के लिए आर कितना आया, 45 के लिए आर कितना आया, 50 के लिए आर कितना आया, और सारे वैल्यूज़ का रेशियो निकाल कर चेक करेंगे तब ये कांस्टेंट आएगा। पहला कंडीशन है कि पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, जो कलर ऑफ लाइट तुम यूज़ कर रहे हो ये कलर ऑफ लाइट भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ गिवन कलर ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा या फिर ये फार्मूला वैलिड होगा। तो ये था स्नेल्स लॉ। अब कुछ वैल्यूज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको आपको याद रखना है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इस फार्मूला के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33, ऑफ ग्लास होगा 1.52, 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये होता है 2.42। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में आपको दिया जाता है, कई बार नहीं देते हैं, बट इसको याद रखना है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है लेंस फार्मूला, फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 कौन सा फार्मूला है? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला साइन कन्वेंशन वैसा ही होगा जैसे मिरर में मैंने आपको बताया है। लेंस फार्मूला इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे भी आपको सारा का सारा वैल्यूज साइन के साथ पुट करना है। पुट ऑल द वैल्यूज विथ साइन, पुट ऑल वैल्यूज विथ साइन। जैसे फोकल लेंथ सेम जो मैंने आपको मिरर में बताया था, कॉनकेव फोकल लेंथ, अगर आपके पास मिरर लेंस कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस, तो इसमें साइन होगा नेगेटिव। एंड इफ लेंस इज कॉन्वेक्स, लेंस इज कॉन्वेक्स, तो इसमें साइन होगा पॉजिटिव। याद कैसे रखेंगे?
याद कैसे रखेंगे? देखो कॉन्वेक्स में x आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स में x आया तो ये पॉजिटिव जैसा दिख रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। चाहे मिरर हो चाहे वो लेंस हो, एक ही तरह का साइन कन्वेंशन आप यूज़ करते हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में। इसी तरह से दिस v इज़ द इमेज डिस्टेंस। अगर तुम्हारा इमेज लेंस से पहले बनता है तो नेगेटिव डिस्टेंस आएगा, और अगर तुम्हारा इमेज लेंस के बाद बनता है तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। तो ये पॉजिटिव तब होगा जब इमेज किधर बने? बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। और ये नेगेटिव कब होगा? ये नेगेटिव तब होगा जब ये कहाँ बने? इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्या बनेगा? इमेज। इफ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस तो पॉजिटिव, इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस तो नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें नेचर ऑफ द इमेज समझ लो। जब तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो लेंस के केस में नेचर बदल जाता है इमेज डिस्टेंस का पॉजिटिव होने से। फार्मूला ऑफ मिरर फार्मूला में इमेज डिस्टेंस जब पॉजिटिव होता था तो उसका मतलब था कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा नेचर, बट यहाँ पे पलट जाएगा। यहाँ थोड़ा चेंजेस है, यहाँ थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जब इमेज तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है तो उसका मतलब है कि इमेज लेंस के दूसरे साइड पे बना और रियल इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना। तो लेंस के केस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर नेगेटिव है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बना है, वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है। क्लियर है? वर्चुअल और इरेक्ट बना है। बस यही एक डिफरेंस है जो लेंस और मिरर में होता है, बाकी सारा चीज़ सेम है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला के बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज फार्मूला नंबर 7 विच इज योर क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन में लेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो सेम ही रहेगा जैसे मिरर में था, क्योंकि ये आपका मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है। या फिर मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। अब इसमें देखो रिलेशन कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मिरर में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या लेंस में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो मिरर फार्मूला में यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप लगाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन को लगाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन में ये पॉजिटिव होता है और यहाँ बीच में नेगेटिव होता है लेंस के केस में, बट मिरर के केस में उल्टा है। मिरर के केस में यहाँ पे नेगेटिव लगेगा बट यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। क्लियर है? अब आ जाओ इसका साइन कन्वेंशन पे। अगेन देखो, इसमें जो v है ना इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव तब होगा जब बिहाइंड द लेंस बनेगा और नेगेटिव तब होगा जब इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। और ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इसका तो बात ही नहीं करना, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन का दो वैल्यू, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? एक नेगेटिव वैल्यू होगा। अब इसमें भी थोड़ा चेंजेस है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगा है। मिरर फार्मूला में जब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता था तो ऊपर में नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता था मैग्निफिकेशन के फार्मूला में, बट यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, तो ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, और अगर पॉजिटिव है ऊपर तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। उस केस में हम यहाँ देखेंगे इफ़ इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, मान लो ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, ये वाला पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या होगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। और अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है ऊपर में तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव कैंसिल, मैग्निफिकेशन क्या आया? पॉजिटिव आया। तो अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि जो इमेज बना है वो वर्चुअल और इरेक्ट बना है। कैसा बना है? इमेज बना है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों आया? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया क्योंकि इमेज डिस्टेंस कैसा था? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होने से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? इमेज डिस्टेंस के नेगेटिव होने से। अब जरा इमेज डिस्टेंस का साइंस चेक करो, क्या नेगेटिव के लिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज आ रहा है? देखो बिल्कुल, जब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट नेचर बनता है। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन करके मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इस केस में भी वर्चुअल इरेक्ट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो ये रियल और इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ये साइन को अगर हम बात करें साइन के टर्म्स में, तो मिरर फार्मूला में, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में मिरर के केस में सेम होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिरर के केस में इफ़ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और मिरर के केस में भी अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो मैग्नीफिकेशन का साइन है, ये जिस तरह से मिरर में था बिल्कुल वैसे ही नेचर देगा, बट जब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगा। मिरर में क्या था, जब V पॉजिटिव था तो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। V पॉजिटिव होने के कारण मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता था वहाँ पे। V पॉजिटिव, मिरर के केस में V पॉजिटिव होगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा, बट लेंस के केस में जब V पॉजिटिव होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आया तो यहाँ से समझ लेना, मैग्नीफिकेशन HI/HO करके समझ लेना। हाइट ऑफ द इमेज, ये तो कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि इमेज कैसा बना। अगर इमेज मैग्नीफिकेशन, अगर इमेज, हाइट ऑफ द इमेज देख लो, इफ़ इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव बनेगा HI, और अगर ये बिलो होगा तो नेगेटिव बनेगा, HI नेगेटिव बनेगा। अगर HI पॉजिटिव है दैट मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एंड इफ HI इज नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया मैग्नीफिकेशन का साइन V/U से, जिन बच्चों को ये मैग्नीफिकेशन का साइन यहाँ से समझ नहीं आया, वो इसको स्किप कर देंगे और यहाँ से समझेंगे। मान लो HI पॉजिटिव है, नीचे ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वी ऑल नो हाइट ऑफ द इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैग्नीफिकेशन डिपेंड करेगा कि HI का साइन क्या है। अगर HI पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, और HI नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। तो HI पॉजिटिव होने के कारण पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट। देखो HI पॉजिटिव में वर्चुअल इरेक्ट दे रहा है, मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव में वर्चुअल इरेक्ट दे रहा है। इसी तरह से HI नेगेटिव में रियल इन्वर्टेड दे रहा है, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में रियल और इन्वर्टेड दे रहा है। अगर यहाँ से समझ नहीं आया इसको स्किप कर देना, यहाँ से समझ लेना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन कंप्लीट। एक और बात, छोटा सा बात है, अगर तुम्हें मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 दे रखा है तो इसका मतलब है कि इमेज छोटा बना है। अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 बना है तो इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है। मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 का मतलब छोटा इमेज बना, मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब सेम साइज का इमेज बना, और मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो ये था लास्ट मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे आ जाओ। अगेन यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये सेम तरह का क्वांटिटी का रेशियो होता है। अब आ जाओ पावर ऑफ अ लेंस पे। पावर ऑफ अ लेंस, बच्चों पावर ऑफ अ लेंस को समझने के लिए फोकल लेंथ समझना होता है, और पावर ऑफ अ लेंस का साइन को समझने के लिए फोकल लेंथ का साइन को समझना होता है। तो वी ऑल नो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्या है पावर का फॉर्मूला? आई थिंक ये फॉर्मूला नंबर 8 है। पावर P इज इक्वल टू, ये पावर ऑफ अ लेंस वाला पावर है, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर्स में होना चाहिए। बट अगर तुम्हें फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दे रखा है तो इसी फॉर्मूले को इस तरह से यूज़ करना, 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होगा? सेंटीमीटर्स में। इफ़ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा। इफ़ फोकल लेंथ इज इन मीटर, ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा। अब आ जाओ यहाँ पे फोकल लेंथ के ऊपर। यहाँ पर भी जो वैल्यू पुट करेंगे तो पुट ऑल दी वैल्यूज विथ साइन, पुट दी वैल्यूज विथ साइन, विथ साइन। ठीक है, साइन के साथ वैल्यूज को पुट करना। अब कैसा साइन पुट करेंगे हम? मान लो कि तुम्हारे पास जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव का है, लेंस तुम्हारा कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे तो पावर भी तो नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव रखने से क्या नेगेटिव हो जाएगा? पावर। पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब मान लो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का है, तो कॉन्वेक्स के लिए हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, लेंस की बात कर रहे हैं हम, पावर ऑफ अ लेंस पढ़ना है हमें। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स में x लगा, x पॉजिटिव जैसा दिखता है, तो इसीलिए पावर क्या होगा? पावर भी होगा पॉजिटिव। पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब अगर पावर नेगेटिव है तो लेंस कौन सा है? पावर नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। पावर पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये पावर हम तब यूज़ करेंगे, या ये फोकल लेंथ तब यूज़ करेंगे जब हमारा लेंस कैसा हो? कॉनकेव हो।
कॉन्केव लेंस के केस में। और कौन से डिफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम? ये हम यूज़ करते हैं मायोपिया के लिए। मायोपिया जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, दूर की चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। तो करेक्टिव लेंस हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे सुइटेबल फोकल लेंथ का। तो नेगेटिव पावर का मतलब है कि आप कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे हैं और कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस है तो हम इसमें यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ जब पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जब किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होगा ना तो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा पॉजिटिव पावर का, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटेडनेस और इसमें पास की चीज़ों को देखने में परेशानी होती है। ऐसा यूनिट देख लो ज़रा, अगर तुम पावर का ऐसा यूनिट देखोगे तो पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर। ये कौन सा पावर है? पावर ऑफ अ लेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं, पावर ऑफ अ लेंस। डायोप्टर जिसका सिंबल होता है कैपिटल डी। तो एक डायोप्टर में क्या होगा? 1 मीटर इनवर्स। याद रखना, ये 1 मीटर इनवर्स एक डायोप्टर में होता है। चाहे वैल्यू तुम यहाँ रखो सेंटीमीटर वाला इस फार्मूला में रखो या फिर मीटर वाला इस फार्मूला में रखो, हमेशा पावर किस में आएगा? डायोप्टर में आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखो हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया एक तरह से मीटर में ही। 100 ऊपर से 100 ऊपर में डिनोमिनेटर में रखने का मतलब है कि आप इस पूरे वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर्स में। तो सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला यूज़ करना, मीटर्स में ये फॉर्मूला यूज़ करना। तो बच्चों ये था कंप्लीट फॉर्मूला आपका लाइट चैप्टर का। एक और फॉर्मूला है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, इसको भी समझ लो ज़रा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, थिन लेंसेज होता है ये। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं अलग अलग पावर्स के, पावर P1, देन पहला लेंस है P1 पावर का, दूसरा लेंस है पावर P2 का, तीसरा लेंस है पावर P3 का। तो हमें पूछा जा रहा है कि बताओ इनका कॉम्बिनेशन, जब हम लेंस को कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से चिपका कर रखेंगे, तो नेट पावर क्या होगा और नेट कॉम्बिनेशन किस तरह से बिहेव करेगा। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, नेट पावर निकालने के लिए हम सारे लेंसेज को पावर के साथ, साइन के साथ ऐड कर लेते हैं। पावर P1 प्लस पावर P2 प्लस पावर P3, और जितने भी होंगे सबको ऐड कर देना। बट ऐड कैसे करना है? साइन के साथ, क्योंकि पावर ऑफ अ लेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये सिंपली ऐड होकर आता है। पुट ऑल दी वैल्यूज विथ साइन, पुट ऑल वैल्यूज विथ साइन। अब मान लो तुम्हें ये सॉल्व करके नेट पावर सॉल्व करके तुम्हें नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन किस तरह से बिहेव करेगा? कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव होता है। और अगर ये सॉल्व करके कंप्लीट तुम्हें पॉजिटिव पावर मिल रहा है तो ये किस तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों ये था कंप्लीट आपका फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 10 लाइट पावर से। एक बार देख लो फटाफट, मैं पानी वानी पी करके रेडी हो जाता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से भी 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। देखो लाइट के बाद ह्यूमन आई ऐसे तो चैप्टर है हमारे बुक के अकॉर्डिंग, बट ह्यूमन आई में कोई भी फार्मूला नहीं है, वो थ्योरी वाला पार्ट है, तो उसके लिए हम फार्मूला डिस्कस नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फार्मूला अगेन हमें मिलेगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों चार्ज को हम Q सिंबल से डिनोट करेंगे, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पे Q रिप्रेजेंट करता है नेट चार्ज को। किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ है वो होगा Q, दैट इज नेट चार्ज, प्लस माइनस N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो किसी बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन आया तो N का वैल्यू 4, किसी बॉडी ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो N का वैल्यू 4। इस तरह से N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और E होता है फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, कैपिटल C। कैपिटल C इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, कुलम है ना, कुलम। इसको हम जब वर्ड्स में लिखेंगे तो कैपिटल C से लिखेंगे, और अगर सिंबल में लिखना है तो कैपिटल C से। सेकेंड फार्मूला देखो, सेकेंड फार्मूला इज करंट। करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, Q डिवाइडेड बाई T, जहाँ पे चार्ज को आप कुलम में रखेंगे और टाइम को आप सेकंड्स में रखेंगे। तो करंट का फार्मूला आएगा I इज इक्वल टू Q बाई T, और करंट का ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पियर।
कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और वर्ड्स में लिखेंगे तो स्मॉल ए से। अच्छा यहाँ देखो, अगर आपसे पूछे 1 एम्पियर इज इक्वल टू, क्या कहते हैं 1 एम्पियर कब कहलाता है, तो 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो करता है किसी भी मटीरियल से क्रॉस सेक्शन से, तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ से तुम चार्ज भी निकाल सकते हो। चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी करके निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस तीसरा फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम V सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे वोल्टेज भी जनरली बोला जाता है। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन किया जाएगा। सो V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V इक्वल्स टू W बाई क्यू। ठीक है, V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई क्यू। यस, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। मेरे को डाउट हुआ कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे। एनीवेज, वोल्टेज इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज इन जूल। वोल्टेज को हम जूल में रखेंगे और चार्ज को हम कूलम में रखेंगे। तो द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट में कितना जूल, 1 वोल्ट का यूनिट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम मतलब कि अगर आप 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क कर रहे हो, तो उसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम कहते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस फॉर्मूला से तुम वर्क डन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो वर्क डन हो जाएगा Q, इधर ले आओगे, Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इस वर्क को हम कई बार एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ वर्क के प्लेस पे तुम एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि एनर्जी हो या फिर वर्क हो, दोनों का ऐसा यूनिट जूल ही होता है। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4 पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर सारा फिजिकल कंडीशन सेम हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स आपको डिवाइस में उतना ही करंट मिलेगा जितना आप वोल्टेज दोगे। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे करंट भी घटेगा। V और I का ग्राफ देखो ये होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे V, यहाँ पे I, स्ट्रेट लाइन, या फिर यहाँ I कर दो, यहाँ V कर दो, अभी भी ये स्ट्रेट लाइन होगा। और जब तुम इसका स्लोप निकालोगे, इस स्ट्रेट लाइन का जब तुम स्लोप निकालोगे, तो वहाँ पे मिलेगा तुम्हें रेजिस्टेंस। स्लोप उसका निकालने से तुम्हें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जनरली हम ओम्स लॉ को लिखते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R, जहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, जिसको हम मेजर करते हैं ओम में। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम ओमेगा सिंबल से डिनोट करेंगे। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब तुम यहाँ से निकालोगे तो ये बनकर आएगा V डिवाइडेड बाई आई। R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। नाउ अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो। V इज इन वोल्ट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो V हो गया वोल्ट में और I हो गया एम्पियर में। तो रेजिस्टेंस 1 ओम, 1 ओम क्या होता है? 1 ओम होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये हो गया 4 फॉर्मूला कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से। अब इसके बाद एक फॉर्मूला, अच्छा एक और चीज़, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है। इस बात को याद रखना, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। फॉर्मूला नंबर 5, रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला नंबर 5, रेजिस्टिविटी। आइए देखिएगा, फॉर्मूला नंबर 5 है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसे हम रो सिंबल से डिनोट करेंगे। रेजिस्टिविटी इज रो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, और अगर तुम यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करोगे तो ये बन जाएगा रेजिस्टिव इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई L। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों, इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, जितना लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस उतना घटेगा। नंबर 2, हमें यहाँ से ये भी पता चलता है दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कई बार आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देकर पूछते हैं और कई बार आपको रेडियस और डायमीटर देकर पूछते हैं। तो अगर तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे लिखते हो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मान लो ये वायर है,
इस वायर में ये जो लास्ट वाला एंड होता है ना, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो सर्कुलर होता है। इस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा और कुछ डायमीटर भी होगा। तो रेडियस और डायमीटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/r स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि देखो यहाँ पाई कांस्टेंट है, तो पाई को हम हटा देते हैं, तो r किस तरह डिपेंड कर रहा है? r के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r को डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो d/2 हो जाएगा, और d/2 का स्क्वायर करोगे तो d/4 होगा। तो यहाँ हो जाएगा d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा जो कि कांस्टेंट है, तो 4 हम हटा देंगे। तो अगर तुम्हें रेडियस के टर्म्स में दे रहा हो क्वेश्चन, या फिर डायमीटर के टर्म्स में दे रहा हो, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में दे रहा हो, तो रेजिस्टेंस इस तरह से डिपेंड करेगा। मान लो रेडियस तुम्हारा दुगना कर रहा है, 2 गुना रेडियस बढ़ा दे रहा है, तो पूछेगा रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा। तो रेडियस को डबल करने से रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करेंगे आप। रेडियस 2 गुना हुआ तो रेडियस का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। इसी तरह से डायमीटर भी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तीसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, करेक्ट। और फोर्थ फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज योर टेम्परेचर, दैट इज योर टेम्परेचर। ये तो बात हो गई कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो 4 फैक्टर्स पे टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अब आ जाओ, अगर आपसे पूछे रेजिस्टिविटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये 2 फैक्टर्स पे केवल डिपेंड करता है। कौन कौन सा? ये थर्ड और फोर्थ वाला। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये फर्स्ट 2 फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, केवल नेचर पे और मटेरियल, नेचर या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, बात आती है कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट बताइए। तो देखिए रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट लिखने के लिए यहाँ सारे वैल्यूज़ को पुट करो। रेजिस्टेंस में ओम हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ का मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? SI unit of resistivity is ohm meter, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ आगे। अब रेजिस्टेंस में हमें 2 कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला नंबर 6, अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर 6 में अगर हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डैश डैश डैश। जितने भी रेजिस्टर्स मिलेंगे आपको, सबको आप सिंपली जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू। और अगर एक ही जैसा रेजिस्टर्स है फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, तो नेट रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है? n मल्टीप्लाइड बाई r। एक ही जैसा रेजिस्टर्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को। दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। और ये वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस का वैल्यू रख दो, क्योंकि बाकी सारा वैल्यू तो एक ही जैसा होगा ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू रखो जो भी है, और यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा रेजिस्टेंसेस का। दिस गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में। अच्छा, सीरीज में एक और चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में हर रेजिस्टर में डिवाइड करता है। ये डिवाइड कर जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है सारे रेजिस्टर्स में। और इसमें करंट सेम रहेगा, करंट रिमेन्स सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। सीरीज का थोड़ा सर्किट भी समझ लो। अगर कर ही रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे। हड़बड़ी में अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर इस पूरे लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देख लो, मान लो तुम्हारे पास 3 रेजिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3। तो तीनों रेजिस्टर्स में करंट तो सेम जाएगा। मान लो सर्किट में करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जाएगा, इसके अंदर भी करंट आई जाएगा, और इसके अंदर भी करंट आई जाएगा। तो करंट सेम रहता है।
बट सारे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2 और यहाँ पे पोटेंशियल V3, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सर्किट में नेट पोटेंशियल V है, मान लो सर्किट में बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल V दे रखा है, इस पूरे सर्किट का कुछ बैटरी होगा ना, क्योंकि हम बैटरी से ही कनेक्ट करेंगे सर्किट को, तो बैटरी जो पोटेंशियल का होगा, जिस पोटेंशियल का बैटरी होगा वो पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगा। जितना भी पोटेंशियल सारे रेजिस्टर्स में सबको जोड़ दोगे तुम्हें सर्किट का नेट वोल्टेज मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तुम्हें अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो उनका फॉर्मूला बनेगा 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे सबको ऐसे निकालेंगे। बट अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं और आइडेंटिकल हैं, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे R नेट इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे n हमें बताता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और R बताता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ना वहाँ पे उनका वैल्यू सेम होगा, तो सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो भी होगा यहाँ पे रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे n से। ये हो जाएगा हमारा n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एक फार्मूला और है, उसे भी याद रखना। दो रेजिस्टर्स के केस में वो बहुत हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल्स में, खासकर सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चंस में। मान लो तुम्हारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, फॉर टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट R नेट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे ना तो डायरेक्ट दोनों का नेट वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना। जब बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ भी रेजिस्टर्स हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे R/N। इस तरह से इसका थोड़ा डायग्राम देख लो। मान लो ये पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा रेजिस्टर है, सबको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से, मतलब बैटरी से। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, मतलब तीनों के अक्रॉस अलग अलग एक सेकेंड, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का होगा। बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टर्स का होगा यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल में हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना बैटरी का होता है, मतलब सब में सेम होता है। बट इनमें करंट डिवाइड कर जाता है, ऊपर वाले रेजिस्टर में करंट I1, बीच वाले में I2 और लास्ट वाले में I3। सब में करंट डिफरेंट बट पोटेंशियल सेम। तो क्या सेम रहेगा? करंट वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। क्या डिफरेंट रहेगा? करंट इज डिफरेंट, मतलब करंट डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देता है रेजिस्टेंस का, मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, मिनिमम वैल्यू देता है रेजिस्टेंस का। R नेट जो निकालोगे ना तुम फॉर्मूला से, यहाँ पे तुम्हें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और सीरीज़ में क्या होता है? सीरीज़ में मैक्सिमम वैल्यू मिलता है हमें। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी एंड पावर के ऊपर। सो नेक्स्ट फार्मूला क्या था, पता नहीं क्या नंबर था फार्मूला का, एनीवेज चलो देख लेना क्या नंबर था। एनर्जी, और ये कौन सा एनर्जी है? दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी E, पहला फॉर्मूला इसमें होगा Q मल्टीप्लाइड बाई V, Q मल्टीप्लाइड बाई V। ठीक है, मैंने कहा था ना पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला से, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ये लिख रहे थे, V इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज Q।
तो यहाँ से तुम वर्क डन निकाल सकते हो Q मल्टीप्लाइड बाई वी, Q मल्टीप्लाइड बाई वी, और ये वर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एनर्जी में, Q मल्टीप्लाइड बाई वी। तो ये और ये एक ही फार्मूला है। तो पहला फार्मूला यहाँ पे एनर्जी का हो गया, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। दूसरा फार्मूला ओम्स लॉ से V का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, V हो जाएगा IR, या फिर Q का वैल्यू पुट कर दो, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। सो Q हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे पुट करेंगे आई टी, चार्ज का वैल्यू, तो फार्मूला बन जाएगा VIT, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला एनर्जी का, तीसरा फार्मूला I स्क्वायर R इंटू टी। ये I स्क्वायर R कैसे आया, I के V के प्लेस पे ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR पुट कर दो, V इक्वल्स टू IR पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। चौथा फार्मूला देखना, फोर्थ फार्मूला, अब I के प्लेस पे यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई आर निकाल कर पुट करो, ये बन जाएगा V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को SI यूनिट में रखना, चार्ज का SI यूनिट कूलम, वोल्टेज का वोल्ट, I का करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड्स, रेजिस्टेंस का ओम्स। तो सारे वैल्यूज़ को जब SI यूनिट में पुट करोगे ना, तो एनर्जी का SI यूनिट निकल कर आएगा जूल्स। एनर्जी का SI यूनिट क्या आएगा, जूल, जिसे हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इस फॉर्मूले को देखो, या फिर ऐसा करते हैं, नॉर्मली बना लेते हैं। जब भी तुम एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट देखते हो तो एनर्जी में एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पावर का। पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। दिस इज इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला तुम एनर्जी का लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर, जहाँ पे किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। पावर से टाइम को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोवाट आवर बनेगा, एंड दिस इज नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसे हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अच्छा, अगर 1 किलोवाट आवर को तुम जूल्स में कन्वर्ट करोगे, मतलब SI में, SI यूनिट तो जूल है, जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। इतना जूल में कन्वर्ट होगा। कई बार किलोवाट आवर के प्लेस पे वाट आवर भी लिखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट के प्लेस पे वाट आवर भी लिख सकते हो। वाट आवर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। दूसरा यूनिट क्या है एनर्जी, एक तो यूनिट हो गया किलोवाट आवर, पहला यूनिट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट है, और इससे छोटा यूनिट है वाट आवर। जब भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करता हुआ यूनिट तुम्हें दिखे तो वो एनर्जी का यूनिट है। बस आँख बंद करके उसको लिख लेना। जैसे यहाँ पे देखो, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। पावर से टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है, एनर्जी का यूनिट बन रहा है। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ पावर, फॉर्मूला पावर। चलो, तो पावर देखो, एक फॉर्मूला तो मैंने लिखा हुआ है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। पावर का पहला फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे एनर्जी के प्लेस पे वर्क भी लिख सकते हैं। पावर का SI यूनिट है वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, WATT, कैपिटल W सिंबल में। ऊपर एनर्जी है, एनर्जी को रखेंगे जूल्स में, किस में, जूल्स में, और टाइम को रखेंगे सेकेंड्स में। तो यहाँ देखो 1 वाट हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना एनर्जी खर्च हुआ उसे कहते हैं हम वाट। एक सेकेंड में 5 जूल खर्च हुआ तो 5 वाट, एक सेकेंड में 10 जूल खर्च हुआ तो 10 वाट। ऐसा एनर्जी होता है, ऐसा यूनिट होता है पावर का। दूसरा फॉर्मूला पावर का देखिए, अब एनर्जी में जहाँ जहाँ तुम्हें टाइम दिख रहा है ना, वहाँ से टाइम हटा दो, बिकॉज पावर को हम टाइम से डिवाइड कर, एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पावर मिलता है। ये एनर्जी है, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम हट जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा पावर का, V मल्टीप्लाइड बाई I। थर्ड में पावर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला देखो, यहाँ भी टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम हट जाएगा, I स्क्वायर R बन जाएगा। फोर्थ फार्मूला पावर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ भी T हटा दो क्योंकि T से डिवाइड कर देंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो ये हो गया सारा पावर का यूनिट। करेक्ट।
तो बच्चों ये था कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। केवल फार्मूला का रिवीजन हमने किया है यहाँ पे, और जहाँ तक हो पाया मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चला हूँ कि कहाँ पे किस तरह से फार्मूला को यूटिलाइज करना है, किस तरह से लिखना है। कई जगह पे मैंने थ्योरी भी डिस्कस कर दिया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कर देना चाहिए। हालांकि मैं नहीं करना चाह रहा था थ्योरी का डिस्कशन, बट अगर थ्योरी छूट जाता तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपको फार्मूला भी कंफ्यूज करता, इसीलिए मैंने थ्योरी कहीं कहीं पे डिस्कस किया हुआ है। बट ये रहा कंप्लीट आपका फिजिक्स का फार्मूला शीट, या फिर कह सकते हैं फार्मूला रिवीजन। अब इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज़ मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में कोई फार्मूला है नहीं, ये कंप्लीट थ्योरी है। तो फिजिक्स में 2 ही चैप्टर हैं जो आपको फार्मूला, जिसमें आपको फार्मूला को रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को तैयारी करना है। तो एग्जाम के बाद एक बार फटाफट सारे फार्मूला को लिख लो कॉपी में, एग्जाम से पहले उसे रिवाइज करते रहना अच्छे तरीके से। और अगर ये टॉपिक आपको, ये कंप्लीट लेक्चर, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो और ये लेक्चर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए इस पूरे वीडियो को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और मेरी मेहनत भी सारे बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवीजन करना।